बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैरी मार्टन और एंड्रेसल पिछले 3 सालों से एक पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे। मैरी एक शौक और चंचल सी लड़की थी जिसने पूरे ऑफिस के मर्दों को अपना दीवाना बना रखा था, जिसकी वजह से बाकी खवातीन वर्कर्स उसे अच्छा खासा खार खाती थी, जिसकी मैरी ने कभी परवाह न की। उसकी रंगत गंदमी थी, आंखें गहरी नीली थी जिसमें बला की कशिश थी। उसके बाल घने और स्याह थे, कमर से नीचे तक आते थे, जबकि एंडरसल एक 25-30 साला खुबरू नौजवान था जिसके बाल सुनहरी और गुंगरियाले थे। वो दराज कद और सुर्खो सफेद रंग का मालिक था। इस पे मजीद ये कि वो एक संजीदा और सुलझा हुआ इंसान था। ऑफिस के सभी लोग उसके अहलाक के मोतरफ थे, मगर वो बहुत कम मुस्कुराता था, जिसकी वजह से जो लोग उसे नहीं जानते थे उसे मगरूर समझते थे। उसकी संजीदगी की वजह यह थी कि उसने अपना बचपन निहायती कसम पुरसरी के आलम में एक यतीम खाने में गुजारा था। वो आज जो भी था, जिस मुकाम पे भी था, सिर्फ अपने बलबूते पे था। जिंदगी में पहली बार अगर उसे कोई औरत पसंद आई थी तो वो मैरी मार्टन थी, जिस पे वो बुरी तरह फिदा हो चुका था। वो भी उसके मगरूर से नकूश और कम गोई की असीर थी। फारिग वक्त में उसके केबिन में आके घंटों बोलती रहती और वो उसकी बातों पे मुस्कुराता रहता या मुक्सर से जवाब देता। वो वक्तन फोक्तन उसे तोहफे तहाइफ देता रहता। अब तो पूरा ऑफिस उनकी मोहब्बत की दास्तान से वाकिफ था। उन्होंने भी उसे छुपाने की जरूरत महसूस नहीं की। एंड्रियो का एक ही दोस्त था, जैक, जिससे वो अपने दिल की हर बात किया करता। जैक और वो बचपन से दोस्त थे जब वो दोनों यतीम खाने में रहते थे। जैक, मैं मैरी को शादी के लिए बाकायदा प्रपोज करना चाहता हूँ। एक शाम वो एक साथ वाले बंगले में निकले तो बातों बातों में एंड्रियो ने जैक से कहा, अरे वाह मेरे यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या तुमने फ्लैट खरीद लिया? जैक ने खुशी से उसके कंधे पे हाथ मारते हुए कहा, नहीं यार, उसी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। एंड्रियो जरा सा अफसुर्दा हुआ। सोच रहा हूँ 6 माह के बाद उसकी सालगिरह है, तब तक मैं पैसे जमा कर लूंगा तो उसकी सालगिरह पे उसे प्रपोज करके उसे सरप्राइज दूंगा। वो मजीद गोया हुआ, क्या बात है, यकीन नहीं आ रहा, ये मेरा दोस्त एंड्रियो है। तुम इतने रोमांटिक हो सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। जैक पुरजोश हुआ, उससे मजाक करने लगा, जिससे एंड्रियो का चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा। अगले दिन एंड्रियो जब ऑफिस पहुंचा तो उसे गैर मामूली हलचल का एहसास हुआ। ऑफिस में एक नया वर्कर आया था जिसका नाम जिम लाइल था। सुर्खो सफेद रंगत घुटे हुए जिस्म का मालिक, जब गैर मामूली जहानत का मालिक था। वो जल्दी सबसे घुल मिल गया। एंड्रियो को वो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो अपनी बातों से सामने वाले को बोर नहीं होने देता था। मैरी भी उससे अच्छी खासी मुतासिर नजर आती थी। जिम लाइल न्यूयॉर्क में अपने ग्रैंडपा के साथ बड़े ठाट से रहता था। उसके ग्रैंडपा का इस दुनिया में जिम के अलावा कोई नहीं था, इसलिए वो इसे बड़े प्यार से, बड़े इंतहा से, बड़ी मोहब्बत से पालते थे। इस लाड प्यार ने जिम को बहुत खुदसर बनाया। वो अपने ग्रैंडपा से किसी बात पे नाराज होके उनके बिजनेस और ऐशो इशरत को ठोकर मार के यहाँ आया था। कुछ दिनों में एंड्रियो ने नोट किया कि मैरी उसे इग्नोर करने लगी थी और ज्यादातर वक्त जिम के पास रहने लगी थी, लेकिन उसने मैरी की लापरवाह और गुलमिल जाने वाली फितरत समझ के नजरअंदाज किया। बहरहाल वो मैरी पे अंधा भरोसा करता और सोच भी नहीं सकता था कि मैरी उसे धोखा दे सकती है। दिन पर लगा के उड़ने लगे। वो मैरी की बढ़ती हुई बेरुखी और बेजारी से परेशान रहने लगा। अब तो ऑफिस के लोग भी उसे रहम भरी नजरों से देखते। उसे लगा कि मैरी से किसी बात पे नाराज है। जब इस सब का जिक्र उसने जैक से किया तो वो उसे तसल्ली देते हुए बोला कि मैरी की सालगिरह में चंद दिन रह गए हैं, फिर वो उसे प्रपोज करेगा तो इसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। ये बात एंड्रियो के दिल को लगी और वो पुरसुकून हो गया। सालगिरह से एक दिन पहले एंड्रियो ने ऑफिस से छुट्टी ली और सारा दिन मैरी के लिए ऐसी अंगूठी की तलाश में फिरता रहा जो बहुत ज्यादा खास हो। इस दौरान उसने मैरी से कोई राब्ता नहीं किया क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता था। रात वो ठीक 11:50 पे मैरी के घर से बाहर उसके कमरे की खिड़की के ऐन नीचे खड़ा था। जैक भी उसके साथ था। जैक, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने कभी ऐसा नहीं किया।
وہ जैक की तरफ मुड़ते हुए मिन्नत भरे लहजे में बोला, तुम्हें करना पड़ेगा एंड्रियो। क्या तुम मैरी को सरप्राइज देके खुश नहीं करना चाहते ताकि वो अपनी नाराजगी तुमसे खत्म कर ले? जैक ने उसे हौसला देते हुए कहा तो एंड्रियो ने इस्बात में सर हिलाया और खिड़की के साथ लगाई गई सीढ़ी पे सुर्ख रंग के गुब्बारे, विशिंग कार्ड्स और अंगूठी लेकर चढ़ने लगा। ये मंसूबा जैक ने तैयार किया था कि एंड्रियो रात के 12 बजे मैरी के कमरे की खिड़की से कूदकर उसे जगाए और प्रपोज करके सरप्राइज दे। उसे यकीन था कि मैरी इस तरह बहुत खुश होगी क्योंकि लड़कियां इस तरह के एडवेंचर्स लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। अब एंड्रियो चारों नाचार उसके मंसूबे पे अमल कर रहा था क्योंकि बहरहाल वो मैरी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसे खुश देखना चाहता था। मैरी के कमरे की खिड़की खुली थी, अलबत्ता उसके आगे पर्दा पड़ा हुआ था। एंड्रियो ने खिड़की पे दोनों हाथों का दबाव डाला। वो अंदर कूदने ही वाला था कि अंदर से आती मैरी की नशे में डूबी आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। ओ कम ऑन डार्लिंग, आज मेरे सामने इस बोरिंग से एंड्रियो की बात मत करो जिसे पता नहीं है कि लड़कियों को कैसे खुश किया जाता है। तंग आ गई हूँ मैं उस एंड्रियो से। एंड्रियो का रंग एक लम्हे में पीला पड़ गया। ये तो कोई तुमसे सीखे कैसे चंद महीनों में तुमने मुझे अपना दीवाना बनाया। वो एक बार फिर मदहोश लहजे में बोली। जवाबन किसी मर्द ने एक जोरदार केखा लगाया। एंड्रियो समझा कि अंदर मैरी के साथ कौन था। जब उसे पता चलेगा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं तो उसके चेहरे का रंग देखने वाला होगा। मैं जल्दी जल्दी ये लम्हा देखना चाहता हूँ। वो शख्स एंड्रियो को साफ मजाक उड़ा रहा था, साथ मैरी की भी हंसी शामिल हो गई। एंड्रियो ने जरा सा पर्दा सिरका के देखा और सामने के मंजर ने उसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली। जैसे मैरी और जब नशे में तुत एक दूसरे की बाहों में दुनिया माफिका से बेखबर मदहोश पड़े थे। उसने एक नजर हाथ में थामी अशिया को देखा और वापस नीचे उतरने लगा। जैक ने उससे पूछा कि वो अंदर क्यों नहीं गया, मगर इसने कोई जवाब न दिया और घर वापस आके खुद को कमरे में बंद किया। जैक बाहर खड़ा दरवाजा बजाता रहा, उसे पुकारता रहा, मगर इसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। अगले दिन ऑफिस में मैरी और जम ने एक दूसरे से शादी का ऐलान किया, जिसपे चंद एक लोगों के अलावा किसी ने खुशी का इजहार नहीं किया। सब लोगों की हमदर्दियां एंड्रियो के साथ थी, जो कि वहां मौजूद नहीं था। एंड्रियो ने नौकरी छोड़ी। वो हर वक्त कमरे में बंद उदास पड़ा रहता। जैक उसकी दिलजोई करता रहता, मगर इससे इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जैक मैरी के ऑफिस उससे मिलने गया। उसने वहां कॉफी हंगामा किया और जम और मैरी को बड़ा बुरा भला कहा। मैरी ने कोई परवाह न की, उल्टा पुलिस को कॉल करके इसे गिरफ्तार करवा दिया। अगले हफ्ते मैरी और जम ने शादी की। इस दौरान न्यूयॉर्क में मुकीम जम के ग्रैंडपा की डेथ हो गई और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस जम के नाम कर गए। जम और मैरी ने ऑफिस और वो शहर छोड़ा और न्यूयॉर्क चले गए। जब लाइम न्यूयॉर्क आके अपने ग्रैंडपा का बिजनेस संभालने में लग गया। वो मैरी को दिलो जान से चाहता था। उसकी दौलत और मोहब्बत ने मैरी मार्टिन के हुस्न को मजीद निखार दिया। जब ने मैरी को दुनिया की हर आसाइश देने की कोशिश की, मगर बिजनेस की मसरूफियात की वजह से वो उसे कम टाइम दे पा रहा था, जिसका उसे बड़ी शिद्दत से एहसास था। उसने सोच सका था कि जल्दी मैरी को लंबी छुट्टियों पर घुमाने कहीं ले जाएगा, लेकिन मैरी उसके मसरूफ शब रोज की वजह से तंग आ गई थी। उसकी रंगीन मिजाजी उसे टिक कर बैठने नहीं दे रही थी। वो उन औरतों में से नहीं थी जिन्हें हर वक्त थर्ड और खला गुला चाहिए होता। वो चाहती थी कि हर वक्त कोई हो जो उसके हुस्न के कसीदे पढ़ता रहे। उसने जम की मसरूफियात का फायदा उठाते हुए अपना वक्त मुख्तलिफ क्लब्स में गुजारना शुरू किया। अब वो आए दिन किसी न किसी पार्टी में मौजूद होते। उसके सोशल हरके में तेजी से इजाफा हो रहा था। उन दिनों जम लायल बिजनेस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका गया हुआ था। मैरी के तो शबरोज चांदी हो गए। उसने अब रातें भी नाइट क्लब्स में गुजारना शुरू कर दी थी। वो अब सरकशी की सारी हदें पार कर चुकी थी और दिल में फैसला कर चुकी थी कि जल्दी वो जम से छुटकारा हासिल कर लेगी। वो एक नाइट बार में बैठी शराब से लुत्फ अंदोज हो रही थी जब उसकी नजर कोने में पड़ी टेबल पे एक शख्स पे जा पड़ी। वो चौंक उठी। वो एंड्रियोसल था जो वहां बैठा शराब से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैरी ने कदा से अपना शराब का गिलास उठाया और उसकी टेबल की तरफ बढ़ गई। हाय एंड्रियो, लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हो? एंड्रियो ने अपनी गिलास से निगाहें उठा के जो ही उसे देखा सरसरी अंदाज में जवाबन हेलो कहा, जैसे मैरी को अपने सामने अचानक पाके उसे कोई हैरत ना हो। कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल, शादी कर ली? उसने एक ही सवाल में कई सवालात पूछ डाले। उसकी निगाहें एंड्रियो से हट नहीं रही थी। वो पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम हो गया था। उसके बदन पे बेशकीमत लिबास भी था, अलबत्ता उसकी आंखों के तासुरात बर्फ की तरह मुंजमद थे, जिन्हें मैरी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी।
अब की बार एंड्रियो ने गहरी नजरों से उसे देखा और फिर उंगलियों में उंगलियां फंसा के मैरी की तरफ आगे होके बोला, नहीं, शादी नहीं कर सका। तुम्हारी बात कोई अच्छी नहीं लगी और तुम होके मुझे छोड़ के चले गई और तो और शादी पे इनवाइट नहीं किया। वो दोस्ताना लहजे में उससे कहने लगा। मैरी मार्टन खसियाने सी हंसी हंसी उसने अपने चेहरे पे आते बालों को उंगलियों की मदद से कान के पीछे उड़सा। यकीन करो, जो हुआ अचानक हुआ। उस जब मनहूस ने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में ऐसा फंसाया कि मुझे कुछ होश नहीं रहा। अब वो मुझसे शादी करके जैसे भूल गया, उसके पास मेरे लिए वक्त नहीं। मैरी ने चेहरे पे अफसुर्दगी तारी करते हुए कहा, तुम्हें पता है मैरी, तुम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मेरा दिल तुम्हें देख के एक बार फिर से धड़कने लगा है। एंड्रियो ने उसकी बात का अलग ही जवाब दिया। मैरी के चेहरे पे एक हल्का मुस्कुराहट पड़ा, तासुर बिखरा। उसे लगा वो एक बार फिर एंड्रियो को फांस चुकी है। उसने सहन ही सहन में मंसूबा बनाया कि जल्दी वो जम से जान छुड़ा के एंड्रियो से शादी करेगा। वो और एंड्रियो काफी देर तक बातें करते रहे। अब तो मैरी और एंड्रियो की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला था। मैरी उसे बात बात पे ये जताना नहीं बोलती थी कि वो इसे छोड़कर पछता रही है। वो इसे अब हर हाल में पाना चाहती। एंड्रियो उसे कई बार अपने घर भी लेकर गया, जो किसी शानदार महल से कम नहीं था। उसके सामने मैरी को अपना घर किसी दरबे के जैसे लगने लगा था। जब अब उसे किसी बोझ की तरह महसूस हो रहा था जिससे वो जल्दी छुटकारा पाना चाहती थी। जब वो बिजनेस टूर से वापस आया तो उसके लिए कई बेशकीमती तोहफे भी लेकर आया, लेकिन मैरी ने उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। उसके जहन में तो एंड्रियो की शानदार पर्सनैलिटी और बेतहाशा दौलत सवार थी। एंड्रियो अब काफी हद तक बदल चुका था। अब वो पहले जैसा बोरिंग और शर्मिला सा एंड्रियो नहीं था। मैरी उसके इश्क में पूरी तरह से मुब्तला हो चुकी थी। आज मैरी मार्टन और जिम लायल की शादी की सालगिरह थी, जिसे मैरी मुकम्मल तौर पे फरामोश कर चुकी। रात 2 बजे वो नशे में झूमती घर में दाखिल हुई। सामने लाउंज में जम को पाके एक लम्हे को ठटकी। वो सोफे पे मुस्तरिब सा बैठा था, जिसके सामने पड़ी मेज पे केक धरा था, जिसपे लगी मोमबत्तियां जल जल के पिघलने के आखिरी मराहिल में थी। पूरा लाउंज खूबसूरत से अंदाज में सजाया गया। मैरी होंठों पे दिलकश मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ बढ़ी। डार्लिंग, तुम कब आए? जम जो उसे देखते ही खड़ा हुआ। मैरी आगे बढ़ के उसके गले लग गई, लेकिन जम ने अपनी बाहों को जहमत न दी। उसके अंदाज में वो गर्म जोशी बिल्कुल नहीं थी जो कि पहली कभी हुआ करती थी। कहाँ थी तुम? जम ने ठंडे ठार लहजे में सवाल किया। मैं एक दोस्त की पार्टी में गई थी। मैरी की जुबान लड़खड़ा गई। कब से तुम्हारा अफेयर चल रहा है उस थॉमसन के साथ? वो तकरीबन चिल्लाते हुए इस्तफसार करने लगी। कौन थॉमसन? मैं किसी थॉमसन को नहीं जानती। मैरी हैरान परेशान बोलने लगी। यू बिच, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दे लोगी? तुम कब, कहाँ और कैसे वक्त गुजारती हो मुझे पता नहीं चलेगा। जब ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक लिफाफा निकाला और मैरी की तरफ फेंक दिया। मैरी ने लरसते हाथों से वो लिफाफा उठाया। उसके अंदर काफी सारी तस्वीर थी। ये तस्वीरें मैरी की थी, जिनमें वो किसी अजनबी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थी। ये घर और गाड़ियां तो एंड्रियो की हैं। इन जगहों पर तो मैं एंड्रियो के साथ गई हूँ। ये शख्स कौन है? मैरी दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। जब ने आगे बढ़ के उसके बाल मुट्ठी में जकड़े। बोलो, कब से चल रहा है ये और क्यों? वो खुनहार लहजे में बोला। मैं इसे नहीं जानती, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। मैरी के उसान खता हो रहे थे। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? वो चकरा के रह गई। मैरी ने एक झटके से अपने बाल छुड़वाए और 2 कदम पीछे हटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मैं जा रही हूँ अभी इसी वक्त। लानत भेजती हूँ तुम जैसे बोरिंग इंसान पे। मैं एंड्रियो नहीं जिसे तुम धोखा दोगी, और मैं चुपचाप तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। मैं जम लायल हूँ, तुम्हें जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। वो कराते हुए बोला और उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। उसने मैरी की गर्दन अपने हाथों में दबोची। उसने उसे पीछे धकेलते हुए दीवार से लगाया और उसकी गर्दन दबाने लगा। मैरी किसी परिंदे की तरह उसके हाथों में फड़फड़ाने लगी। अचानक उसका हाथ किसी चीज से टकराया। वो एक गुलदान था। उसने वो गुलदान पकड़ के जम के सर के पीछे दे मारा। जम थोड़ी देर को लड़खड़ाया तो वो उसकी गिरफ्त से निकलकर किचन की तरफ भागी। वहां जाकर उसने छुरी उठाई। जम भी उसके पीछे आया। उसने जब मैरी के हाथ में छुरी देखी तो पागलों की तरह कहका लगा के हंसने लगा। खबरदार, जो तुम मेरे करीब भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मैरी दहशत से कांपती आवाज में बोली। जम बदसूर उसकी तरफ बढ़ता रहा। मैरी ने पूरी कुव्वत के साथ छुरी उसे मारने की कोशिश की, मगर जम ने उसका हाथ पकड़ा। उससे छुरी छीन के मैरी को नफरत से पीछे की तरफ धक्का दिया। मैरी का सर डाइनिंग टेबल के कोने से बुरी तरह टकराया। खून की एक पतली लकीर उसके माथे से बहती हुई गर्दन तक आ गई। वो अपने चकराते हुए सर को थाम के अभी सीधी हुई थी कि जम ने उसका बाजू पकड़ के छुरी उसके पेट में घोंप डाली।
میری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب دیوانوار اس کے پیٹ میں چھری گھومتا رہا، یہاں تک کہ وہ بے جان ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ اس کا بے جان وجود آرا ترچھا ڈائننگ ٹیبل کے پاس پڑا تھا۔ خون فرش پر تیزی سے جمع ہونے لگا۔ وہ ایک چیخ مار کے اٹھی۔ اس نے دیوانوار اپنے پیٹ کو ٹٹولنا شروع کیا۔ وہاں کوئی زخم نہ پا کے اس نے سکون کا سانس لیا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑے جگ کو اٹھا کے اس نے منہ سے لگایا اور گٹاگٹ پینے لگی۔ او خداوند، کتنا خوفناک خواب تھا میں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھنسا کے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ جب مجھے کبھی نہیں مار سکتا، میری نے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اس نے اٹھ کے شاور لیا، تیار ہو کے اپنے لیے کافی بنانے کے لیے کمرے سے باہر نکلی۔ لانچ میں وہی گلدان نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ سی ان ٹکڑوں کے پاس بیٹھی۔ چند پل وہ اس کے ٹوٹنے کے اسباب پہ غور کرتی رہی، لیکن جب کچھ سمجھ نہ آیا تو کندھے اچکا کے اٹھ کھڑی ہوئی اور کچن کی طرف چل دی۔ اندر کے منظر نے اس کی روح فنا کر دی۔ سامنے ڈائننگ ٹیبل کے پاس جم کی خون میں لت پت لاش آری ترچھی پڑی تھی، بالکل ویسے جیسے اس نے خواب میں اپنی لاش کو دیکھا تھا۔ وہ خاص باختہ سی ہو کر جم کی طرف لپکی۔ اس کے ماتھے پہ ہو بہو ویسا زخم تھا جیسا خواب میں میری نے اپنے ماتھے پہ دیکھا تھا۔ اس نے جم کے پیٹ میں گری چھری کو طاقت گا کے کھینچا اور پٹی پٹی آنکھوں سے چھری کو دیکھنے لگی، کیونکہ یہ چھری بھی اس کے خواب والی چھری جیسی تھی۔ ہینڈز اپ، ذرا سی بھی حرکت کی کوشش مت کرنا ورنہ میری گولی تمہارا بیجا اڑا دے گی۔ تمہیں اپنے شوہر کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ جانے پولیس کو کس نے خبر کی کہ ایک پولیس والا ہاتھ میں پستل تھامے کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 2 پولیس اہلکار اور بھی کھڑے تھے۔ میری کے ہاتھ سے چھری نیچے جا گری۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ پولیس والے نے کوئی جواب نہ دیا اور آگے بڑھ کے اسے ہتکڑی ڈالنے لگا۔ جب پولیس والے اسے لے کر جا رہے تھے، میری نے دیکھا کہ اینڈریو گلاس ٹیبل کے پاس پڑے صوفے پہ بیٹھا اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ میری نے خود کو پولیس والوں کی گرفت سے چھڑوایا، اس کی طرف لپکی۔ یو باسٹر، یہ سب تم نے کیا نا تاکہ ہم سے بدلہ لے سکو۔ میری اپنے ہانس کھونے لگی۔ اس کے منہ سے جو آیا بکتی چلی گئی۔ سر، میں نے نہیں بلکہ اس نے جم کا قتل کیا۔ یہ ہم دونوں کا دشمن ہے اور اب یہ جم کو مار کے مجھے پھنسانا چاہتا ہے۔ وہ پولیس والوں کو وضاحت دینے لگی۔ کون؟ ان میں سے ایک پولیس والے نے پوچھا۔ یہ۔ میری نے اینڈریو کی طرف انگلی کر کے پلٹتے ہوئے کہا، لیکن اسے حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پاگل ہونے لگی۔ اچانک اس کی نظر گلاس ٹیبل پہ پڑی۔ وہاں ایک مخملی ڈبیا پڑی تھی اور ساتھ میں ایک اخبار بھی۔ اس نے غیر دماغی سے اس مخملی ڈبیا کو اٹھا کے کھولا۔ اندر ایک پلاٹینیم کی انگوٹھی تھی جس میں چھوٹا سا کھلتا ہوا گلاب بنا ہوا تھا، جس کے وسط میں ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ چمکا رہا تھا۔ اس نے اس انگوٹھی کو ڈبیا میں رکھ کے میز پہ رکھا اور اخبار اٹھا کے دیکھنے لگی۔ یہ 3 سال پہلے کی آج ہی کی تاریخ کا اخبار تھا، لیکن فرنٹ پیج پہ لکھی خبر پہ نظر پڑتے ہی میری کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پوسٹ آفس کے ایک سینئر ورکر اینڈریو رسل نے محبت میں ناکامی پہ اپنی بلڈنگ سے کود کے جان دے دی۔ میری کے ہاتھ سے اخبار گرا اور پولیس والے اسے پکڑ کے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔